ये देखिए एक्साइड का चार्ट, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। जैसे कहते हैं ना, इस एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये स्टॉक में एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट प्ले आउट हुई थी, हमको सबको याद है। अब तैयारी कर रहा है इस चैनल को ये कंप्लीटली ब्रेकआउट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से, और सारे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है ये स्टॉक, तो इस हिसाब से चार्ट बहुत अच्छा है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। मैं सिर्फ चार्टिकली बात नहीं करता हूँ, मैं फंडामेंटली भी बात करता हूँ स्टॉक्स के बारे में। जब बात करता हूँ, ये कंपनी कैपेक्स कर रही है अब एक लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक्साइड में ये हमारे पहले भी स्पॉटलाइट में काफ़ी बार आया है। ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये इस समय आपको वीकली चार्ट दिखाई देगा। 5 साल का ये चैनल है और मल्टी ईयर सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट पर इस समय ये स्टॉक खड़ा है। 5 साल से कुछ नहीं किया स्टॉक ने। एक्साइड हमारी स्पॉटलाइट पर आया था। मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद जब स्टॉक्स किसी न्यूज़ की वजह से बाहर आते हैं उस बेयर मार्केट से, तो वो लंबे चलते हैं। हमने कई एग्जांपल दिए इसके। लुपिन लिया था फॉर एग्जांपल हमने, उसके बाद वो आपका एक स्टॉक रहा था। टाटा मोटर्स एक और एग्जांपल था, एक्साइड एक और एग्जांपल है। गुड मॉर्निंग, 10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। रचना वैद्य और राजेश सतपुते पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा अमित सेठ जुड़ेंगे और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से होगी एक खास बातचीत, और रिलायंस के नंबर्स का प्रीव्यू भी करेंगे हम कुछ ही देर में। लेकिन पहले एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डालते हैं। और मार्केट गैप अप के साथ खुले, टिक नहीं पाए। अब लोअर लेवल पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। मिड कैप्स में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है। एडवांस डिक्लाइन बहुत मजबूत 4:1 का। आज के जो बिग स्टॉक्स थे उसमें HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर डाला एक मजबूत शुरुआत के बाद। ये स्टॉक अब मार्केट को जो हायर लेवल से नीचे लेकर आया उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही रहा। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर हल्की सी गिरावट आई। लेकिन तेज़ी में BPCL 3.5% ऊपर, विप्रो में अच्छी खासी तेज़ी करीब 2% की, अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देगी। F&O में हिंदुस्तान कॉपर बहुत तेज़ खुला, अब थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ 8% तक इंटरडे में मूव्स देने के बाद अब ये थोड़ा सा 4.5% ऊपर। HP, BP, अपोलो टायर्स, वोल्टास, MCX, लुपिन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम्स नंबर्स के बाद करीब 5% नीचे, और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट। वीरू, अनुज, एक सुबह थीम पकड़ी गई थी, OMCs पे भी आपने कमेंट किया था। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखिए, डे हाई पर, PNB कैनरा बैंक डे हाई पर। अभी हमने 2 दिन से सेलिब्रेट किया और आई थिंक हम इंडल्ज रहे HDFC बैंक में। क्या एक बार के लिए तर्कसंगत होगा थोड़ा सा PSU बैंक पे शिफ्ट होना अब? वीरू, वैसे एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, ये थोड़ा सा हमारे ना एक लेगेसी रीजंस रहे हैं कि हम थोड़ा HDFC बैंक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर ये कोई एक नॉर्मल स्टॉक होता और इस तरीके के नंबर्स आए होते तो हम थोड़ा ना इतना डिस्कस कर रहे होते उसको। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है तो उसके लिए ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि उसके मुकाबले PSUs में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है और ज़्यादा अच्छा पैसा भी बनाया PSU बैंकों ने पिछले 2-3 साल में। जितना पैसा फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ने बना के दिया उतना कहाँ बना के दिया है। इवन फॉरगेट अबाउट HDFC बैंक, इवन ICICI ने नहीं बना के दिया, कोटक ने नहीं बना के दिया, एक्सिस ने नहीं बना के दिया। तो ये तो है कि ज़्यादा पैसा PSUs में बन रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम PSU बैंकों में। बिल्कुल मोमेंटम है। और सुबह से कमज़ोर खुलने के बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि जिस ट्रजेक्टरी में खुला 7004 का लो लगाया, 7043 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स माइनस ने पिक किया था कुछ देर पहले ट्रेड। खैर अब मैं काम करता हूँ, पैनल से आपकी मुलाकात करता हूँ। स्क्रीन पे अब 4 ट्रेड्स लेते हैं। अमित जी और रुचित जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, माफ़ कीजिएगा, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा हिंद पेट्रो। डेफिनेटली स्टॉक 4% अप है, लेकिन जिस हिसाब से इसका सपोर्ट एरिया 460 480 फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इन प्लेस है,
और कम से कम 460 480 में स्टॉक ने पिछले 15 दिनों से कंसोलिडेट किया और आज बहुत ब्यूटीफुली विद ओपन इंटरेस्ट 10 एमआ के ऊपर ट्रेड करा। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे अभी कुछ दिनों के लिए बना रहेगा। 499 का इसका प्राइस है, 490 के स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट रहेगा 520 रुपए का। सेकेंड स्टॉक जिसके साथ मैं जाना चाहूंगा दैट इज कैनरा बैंक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 डेमा पे एक 3 बार रिवर्सल पैटर्न बना है। पिछले सत्र में हमें एक पिन बार बना था और आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 10 डेमा को रिगेन कर रही है। फॉलोइंग चैनल का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे जो पुल बैक था आया था रिसेंट हाई से, मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है। स्टॉक इज रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। 590 के स्टॉप लॉस और टारगेट्स रहेंगे 620 रुपए के। ओके रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी दो पिक्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड। सबसे पहले तो सीमेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली यहाँ पे हम ट्रेंड तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये एक अप ट्रेंड में रहा है। अब जब रिसेंटली मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट हुए थे तो आप देखेंगे तो अप्रैल सीरीज के जो फर्स्ट हाफ है नो लास्ट 15-20 दिनों से स्टॉक एक रेंज में रहा था, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है विद इन एन अप्रैल। अब ये टाइम वाइज करेक्शन के कारण जो ओवरबॉट सेटअप्स थे लोअर टाइम फ्रेम से वो अब वापस से पॉजिटिव क्रॉस ओवर थोड़ा कूल ऑफ होकर पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया। सो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि स्टॉक में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। एक करेक्शन के बाद, टाइम वाइज करेक्शन के बाद अब अपट्रेंड का रिजम्पशन यहाँ से हो सकता है। 55-60 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 5900 के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक रहेगी एस्ट्रल लिमिटेड, जहां पे खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जो हायर लेवल से करेक्शन आया है उसमें भी सपोर्ट है। और अब डेरिवेटिव्स के डेटा देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लगभग 6% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो जहां पे स्टॉक सपोर्ट के आसपास है और ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होना यानी सपोर्ट पे लॉन्ग फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए। एस्ट्रल में खरीदारी करें 1930 के स्टॉप लॉस के साथ 2050 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके एस्ट्रल 1971 पे बहुत दिनों बाद ये बाय लिस्ट पे अपेयर हुआ है। 1971 पे करीब 27 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपकी दो स्पॉटिंग क्या है, आपके दो ट्रेड्स? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है भारत फोर्ज पे। मुझे लगता है लास्ट वीक भी मैंने इस पे बात की थी। आज मुझे लगता है भारत फोर्ज में एक क्लियर ब्रेकआउट है 1290। ये टेक्निकल ब्रेकआउट का लेवल था और इनफैक्ट ये 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी रैली मिलनी चाहिए। 1240 का मेरा स्विंग का टारगेट होगा। बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1182 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा टाटा कंज्यूमर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज रिजल्ट भी है तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस के बिना इस ट्रेड में मत उतरे। सो टाटा कंज्यूमर इज अ बाय। जिस तरह से ये कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद आज जो मूव मिल रहा है, मुझे लगता है इसका टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का 1200 से लेके 1220 का होना चाहिए। तो बड़ा मूव आ सकता है। तो टाटा कंज्यूमर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का। ओके, टाटा कंज्यूमर। रचना जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स। जी मेरी तरफ से जो दो ट्रेड्स रहेगी, एक क्यूमिंस इंडिया रहेगी और एक एमसीएक्स रहेगी। पहले अगर क्यूमिंस इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चार्ट है, डेली चार्ट एंड इंट्राडे चार्ट्स पे भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से मूव होने जा रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से अगर ये काउंटर 3085 के ऊपर रहेगा तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए अप मूव, और बहुत ही जल्दी हमें 3130 एंड 3150 के नंबर्स दिखने चाहिए ऑन फ्यूचर्स। और जहां तक एमसीएक्स की बात है, एमसीएक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगेन डेली चार्ट पे रेलवे लाइंस नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो ऊपर वाली साइड, डाउन साइड पे एसएल होना चाहिए 3860 पे, और ये ट्रेड मल्टी डेज के लिए है। तो 3860 के एसएल के साथ लॉन्ग करा जाए एंड 4000 तक का इसका टारगेट पहला होना चाहिए, सेकंड टारगेट 4050। ओके तो ये इस समय रचना जी की ट्रेड एमसीएक्स में सुबह डिस्कस करना चाह रहा था, वो रह गया मेरे रेडार से। मनीषा जी ने वीकेंड पे एक न्यूज़ भेजी थी जो एमसीएक्स के लिए पॉजिटिव थी कमोडिटी वॉल्यूम्स को लेकर, लेकिन करीब 4% का मूव इस समय पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली अब है एचपीसीएल अब अच्छे मोमेंटम में फुल ऑन और करीब 4.5% ऊपर अब ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। उसके अलावा कैनरा बैंक, अपोलो टायर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए जरा। बंधन बैंक का एक बार चार्ट देखते हैं, बंधन बैंक क्या कर रहा है। राजेश जी, बंधन बैंक क्या कुछ साइंस बन रहे हैं यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन के? वो उस दिन की खराब न्यूज़ के बाद वो उन लेवल्स को तोड़ नहीं रहा है। बिल्कुल। और अनुज जी, मुझे लगता है यहाँ पे स्लाइटली ओवरसोल्ड से एक डाइवर्जेंस आ रहा है, जिसका प्रोजेक्शन अगर आप देखें प्योर स्विंग ट्रेडिंग से तो 187
एंड 194, मुझे लगता है ये दो टारगेट्स होंगे। तो बंधन बैंक थोड़ा सा कॉन्ट्रा बाय होगा, तो यहाँ पे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 172 का। ओके, चलिए ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हुए और इट्स 22239 निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 47,774 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। आज सुबह से जो थीम पकड़ी गई थी उसमें ओएमसी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देती हुई, हिंदुस्तान कॉपर करीब 4.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। अभी हमने पीएसयू बैंक्स को ग्रिप किया, दैट्स डूइंग वेल, और अच्छा मूव देते हुए कैनरा बैंक अब डी हाई पर आ गया है। अच्छा, एक बार वोल्टास अच्छा कर रहा है तो हैवेल्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मूव कैसा है। इट्स 1508, अभी तक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया है। सुबह डिक्सन में एक मूव था लेकिन मेरे ख्याल से अब वो बहुत विजिबल है क्या, एक बार डिक्सन लेके आइएगा। इट्स 7717, प्लेसमेंट अच्छी है इसकी भी। आपकी राय अमित जी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं डिक्सन को, और कहीं ना कहीं स्क्रीन पे हल्का सा फ्लैग विजिबल है, आपका सेंस इस वक्त डिक्सन पे? जी, डिक्सन का स्ट्रक्चर वीरेन जी काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस आज की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट लास्ट सेशन के हाई के ऊपर से सस्टेन कर रही है। स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी पुल बैक कंप्लीट है। एक तरह का रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन ट्रेंड पैटर्न नजर आ रहा है। पिछले सत्र में हमने 20 डेमा पे रेस्ट किया था, आज के सत्र में हमने ऑलमोस्ट एक गैप के साथ 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 7600 का और टारगेट्स रहेंगे 7900 के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। दिनशो जी के पास 3 दशक का तजुर्बा है। हीलियोस एएमसी से पहले आर्टेमिस एडवाइजर्स और अलायंस कैपिटल के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय करना क्या है मार्केट में। और दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और आपका जो फंड है वो भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, टॉप 3 में है वो इस समय, तो उसके लिए भी आपको बधाई हो। बताइए अब इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक करेक्शन आई इस ग्लोबल मार्केट की वजह से, ये जो थोड़े से जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो अभी तक सेटल नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? जी अनुज जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको, आपकी टीम को और दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, एक्चुअली हमारा कॉल आउट यही था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कि मार्केट में काफी उथल पुथल होगा। एक जो आपने जो लास्ट 3 साल में देखा है कि एक साइड की रैली आपने देखी है मार्केट की, वो मुझे लगता है कि अभी बहुत मुश्किल होगी कॉल आउट करने इस बार। मैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म की नहीं, मतलब ये CY कैलेंडर ईयर 24 की ही बात हो रही है। और हमें तो यही लगा था कि मार्च के जो नंबर आ रहे हैं, जो क्वार्टर के नंबर आएंगे, अभी आए नहीं है, सिर्फ IT कंपनी थोड़े बहुत जो रिलीज किए हैं, फिर बैंकिंग के आए हैं, तो वो मुझे लगता नहीं कि मार्केट इतना अच्छा डाइजेस्ट करेगा उनको, क्योंकि हमें थोड़ा वहां पे तनाव लग रहा है नंबरों में। और ऐसा लग रहा था कि एक जो पिछले 6 क्वार्टर में आपने देखा है, जहां भी आपने देखा है कि रीरेटिंग हुई है आफ्टर एवरी क्वार्टरली नंबर, इस बार थोड़ा वो नहीं हो पाएगा। और ये सब हमने देखा, डिमांड इतना बढ़िया नहीं था वगैरह, इसके लिए हमने कॉल आउट किया था। दूसरा जो था, जो इलेक्शन के टाइम, 1.5 महीने का इलेक्शन है, और काफी वहां पे भी आपने देखा है कि नॉर्मली इलेक्शन के टाइम में ऊपर नीचे होता ही रहता है बाजार। तीसरा तो बजट होता है, जो इस बार जुलाई में है, वहां पे भी हमने सोचा था कि थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ऊपर नीचे का। और चौथा इंटरेस्ट रेट था, जो हमने तो बहुत पहले ही कॉल आउट कर दिया था कि हमें लगता नहीं है कि यूएस में इतनी आसानी से कट हो सकता है, गिवन कि उनका सर्विस इन्फ्लेशन उनको अपना ध्यान में रखना है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही नहीं रहा, वहां पे उल्टा गिर ही जा रहा है। तो ये 4 रीजन थे, और 5वां जो रीजन आ गया वो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का आ गया। तो इसलिए अभी और वो जैसे आपने राइटली कॉल आउट किया है कि वीकेंड पे तो कुछ हुआ नहीं फॉर्चुनेटली, इसलिए क्रूड भी नीचे आ गया वगैरह, तो इसलिए पर वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, यू नो हाउ बैड इट इज। बट एनीवे, तो ये सब देख के हमने बोला था कि थोड़ा आपको कॉशन बरताना पड़ेगा, इसीलिए आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, और जहां पे आपको ओवर वैल्यूएशन दिखता है वो तो आपको आउट ही होना पड़ेगा, और जो ग्रोथ नहीं है, मतलब वैल्यूएशन एक्सटेंड होगी और ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वो सब सेक्टरों में से आपको बाहर होना पड़ेगा। तो ये सब हमने सोच के हमारा पोर्टफोलियो भी अकॉर्डिंगली हमने रीवर्क किया है थोड़ा बहुत। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग की। आपको कैसे लगे HDFC बैंक के नंबर्स? और बिल्कुल फ्लैट है आज स्टॉक,
लेकिन कुछ साइंस दिखाए हैं इसने कि शायद बॉटम बन चुका है। खैर एनीवे, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने किस तरीके से पढ़ा नंबर्स को और कमेंट्री को? जी देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न उसमें ये था कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ मुश्किल लग रही है उनके लिए, और अगर जो करेंगे तो शायद उनके निम में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये दोनों का जवाब तो मुंह तोड़ दिया है इस बार। आपने देखा होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ तो वन ऑफ द, आई मीन अभी जो इन्होंने रिपोर्ट किया है 7.5% Q-on-Q ग्रोथ दिखा दिया उन्होंने ऑन डिपॉजिट। प्लस आपने वो दूसरा ये देखा है कि निम भी उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% एक्सपेंड हो, which is a very healthy sign। और दूसरा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़ गया है। फिर क्रेडिट अपना LDRs रादर वो नीचे आए, तो अच्छा ही फंडामेंटली आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया किया है। अभी सवाल ये उठता है कि ये लो वैल्यूएशन कब तक चलेगा। कंसर्न यही थे, और कंसर्न काफी हद तक उन्होंने एक और प्रॉब्ली क्वार्टर में भी वेट करके देख लीजिए आप। शायद उसी की वेट हो रही है मार्केट की, कि वो सोच रहे हैं कि शायद एक और क्वार्टर देख लो। पर हमें लग रहा है कि यहाँ से जो बैंकिंग सेक्टर की जो रैली आपको दिखने वाली है वो शायद इसी में दिखेगी, बिकॉज काफी हद तक ये चला नहीं है काफी टाइम से, और दूसरा वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। उल्टा ICICI बैंक के नीचे आ गए ये वैल्यूएशंस, और रिटर्न रेशियो तो आपने देखी है फिर भी काफी अच्छे रहते हैं डिस्पाइट द मर्जर, दैट इज उसको डिस्काउंट करें तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है HDFC बैंक का, अगर जो आप ओन करेंगे तो। इसलिए हमारा तो उल्टा हम ऐड ही कर रहे हैं इसमें आज की तारीख में। अच्छा दिनशॉ जी, जो आपका IT से मोह भंग था वो बिल्कुल आपके लिए सही रहा, वो आपका मोह जो नहीं बना रहा था IT से। अच्छा, वो आउटलुक एक प्राइस पे था, जब हम आपसे प्रश्न पूछते थे तो निफ्टी IT करीब 38,600 पे, उससे पहले अगर आप देखें तो लगभग 35,500 पे। मैं जस्ट एट्रीब्यूट कर देता हूँ इस बात को कि आज ये स्थिति है कि निफ्टी IT अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से भी 200-250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस पर अब आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव, आपने 2-3 बड़ी अर्निंग्स देख ली, आई मीन विप्रो, इन्फोसिस, TCS, परसिस्टेंट आ चुका है, आपको नंबर्स कैसे लगे और इस प्राइस पे आउटलुक क्या है आप लोगों का? जी वीरू जी, जैसे आपने एक बार बोला था, तटस्थ है हम बिल्कुल ही हमारे व्यू पे कि हमें लगता नहीं है कि अभी भी कुछ बदला है वहां पे ज्यादा। एक्चुअली जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे याद है गालिब का भी जो मैंने बोला था, धूल चेहरे पे है पर आईना साफ करते रह गए। प्रॉब्लम है फंडामेंटल। और आप देखिए कि एक में भी कोई एक्चुअली उनका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मैन पावर होता है। मैन पावर आपने देखा कि दोनों बड़े लोग, विप्रो में भी टू दैट एक्सटेंट, काटे ही है यहाँ। और दूसरा आप देख लीजिए कि जो उनके कमेंट्री भी थी कि डिस्क्रिशनरी अभी भी दिख नहीं रहा है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं है आजकल, बड़े बड़े ही होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मेनली कॉस्ट सेविंग वाले होते हैं, जहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब जो होता है वो अच्छा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक हद तक ये इंडस्ट्री सर्वाइव ही करती थी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे, मार्जिन एक्सपेंशन पे, जो हो नहीं रहा है आज की तारीख में। इसलिए हमें अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर। एक जो पॉजिटिव पहले सोचा था वो था इंटरेस्ट रेट का, कि वहां पे कट होंगे तो स्पेंड्स चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी आप अगर जो देखें तो सब लोग अभी वहां पे एक रेट कट की बात कर रहे हैं, वो भी दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर जो वैसा होने वाला है तो यहाँ पे तो आपको ग्रोथ बहुत मुश्किल से ही दिखेगा आज की तारीख में। और इसलिए हमें अभी भी लग रहा है कि दूर रहे तो अच्छा रहे, बेहतर रहे यहाँ पे ये सेक्टर। और वैल्यूएशन तो खैर फ्रैंकली आई मीन मे बी प्राइस करेक्शन हुआ है, लेकिन क्योंकि अर्निंग्स कट भी हुए हैं तो इसलिए वैल्यूएशन में भी स्ट्रेच्ड ही है, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लगा नहीं है। ओके, तो डिस्टेंस और एक फासला बनाए रखें। इस वक्त IT से ये दिनशॉ जी का अभी भी व्यू बना हुआ है, तटस्थ है वो अपने पिछले व्यू पे। अच्छा दिनशॉ जी, एक सेंस जब हम इस साल में एंटर कर रहे थे तो एक ये था मिला जुला, मुझे याद अच्छी तरीके से बजट के दिन जब मैं और अनुज SBI चेयरपर्सन से बात कर रहे थे, एक सेंस ये बन रहा था कि माइट बी अक्टूबर नवंबर तक या फिर सितंबर तक आपको रेट कट्स के इंस्टेंसेस मिलेंगे। लेकिन क्या अब CY24 में रेट कट्स के चांसेस जो हैं वो धूमिल हो चुके हैं आपके मुताबिक? क्योंकि
इससे जुड़ी हुई दो चीज़ें बहुत जो चल रही थी अच्छी तरीके से, रियल स्टेट को बहुत बड़ा मूव मिला था, रियल स्टेट एंसिलरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिला था। आपका सेंस क्या कहता है, क्या ये आपका भी मत है कि अब रेट कट के चांसेस अक्टूबर नवंबर तक काफ़ी धूमिल हो चुके हैं? जी वीरू जी, एक्चुअली एक चीज तो क्लियर है कि रेट कट जो होंगे वो लीड करेगी यूएस उसमें। हम स्टैंड लोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि रुपया जो है हमें वो संभाल के रखना है। रुपए में वोलेटिलिटी हमें नहीं चाहिए। हमारा आईएनआर टू यूएसडी रेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। वो एक्चुअली हम अगर जो वो प्रॉब्लम नहीं होता तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी कि इतने हाई रेट पे रखें हम, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट तो ऐसे ही वैसे काफी हाई हो गया हमारे केस में, इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है हमारे यहाँ। पर प्रॉब्लम है यूएस का। यूएस का प्रॉब्लम बिल्कुल ही अतरंगा है। उनका कमोडिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है सर्विस को लेके। नॉर्मली कमोडिटी का उन्होंने बहुत बढ़िया, इन्फ्लेशन जो था वो बहुत बढ़िया मैनेज किया था, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज को बाय वे ऑफ उनका जो डॉलर स्ट्रेंथन हो गया अगेंस्ट ऑल करेंसीज, तो उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया मैनेज किया था। पर सर्विस इन्फ्लेशन जो होता है वो अपना खुद का बनाया हुआ होता है। आप कोई करेंसी आर्बिट्राज नहीं होता, तो आपको सर्विस डॉलर में मिल रही है और आप पेमेंट भी डॉलर में कर, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे वो मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और इसीलिए जो फेड चेयर जो थे काफी टोन डाउन कर दिए फ्रॉम डोविशनेस। और आप ये सोच सकते हैं कि उनको तो बोरो भी करना है। वहां पे डेफिसिट जो है 7.5-8% के आसपास रन कर रहे हैं, जो कि वॉर के टाइम में हुआ करता था। इसलिए उनका तो प्रॉब्लम अलग ही है। तो उनको तो चाहिए था कि रेट नीचे आ जाए, लेकिन करने के बावजूद भी नहीं आ रहा है और उनको इन्फ्लेशन की बहुत वरी है। इसलिए हमें लग नहीं रहा कि इस बार इतनी आसानी से कट होगा। जबकि कॉल आउट अभी भी उन्होंने 3 नहीं रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अगली जो जून में होगी शायद मीटिंग, शायद जून में ही है, तो उनमें शायद वो बोल भी दे कि नहीं होगा, अभी 1 या 2 में अटक जाएंगे और वो भी ईयर एंड के आसपास ही दिखेंगे। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। पर हमें नहीं लग रहा कि इतना आसानी से रेट कट हो सकता है अभी आगे चल के। ओके, बिल्कुल। तो इतनी आसानी से रेट कट शायद होगा नहीं, ये इस समय दिनशो जी का व्यू। दिनशो जी, एक चीज़ फिर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय आपने रिसेंटली कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स किए हैं क्या? और अगर कोई थीम्स बता सकें हमें तो। जी एक्चुअली अनिल जी करते रहते हैं और उल्टा ऐड भी करते रहते हैं हमारे उसमें, बट फ्रेश थीम जैसा हमने कुछ पिकअप नहीं किया। लेकिन हमें ये लग रहा है कि पीएसयू, इनफैक्ट मैं ज्वाइन करने के पहले आपका जो कमेंट्री थी आपकी पीएसयू बैंक्स की, वही सुन रहा था। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक्चुअली नॉट बैंक्स अलोन बट ओवरऑल पीएसयू में भी पॉकेट्स काफी ऐसे होंगे जहां पे आपको काफी ग्रोथ दिख सकती है, गिवन दैट ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है ऑन पीएसयूज। और एक्चुअली आई थिंक वो जो अगला जो बजट आप शायद देखेंगे उसमें आपको ये भी शायद दिख जाए कि डाइवेस्टमेंट काफी जोरों का वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर जो एक्सपेंडिचर करने वाला है, क्योंकि केपेक्स हैवी बजट होने वाला है, डिफेंस हैवी बजट होने वाला है, तो उसको उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो मेनली एक इजीएस्ट तरीका होता है कि आप अपने पीएसयूज को डाइवेस्टमेंट की बात करें, तो वो होगा तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है सेक्टर में। इसलिए हमें लग रहा है कि एक पॉकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली रेलवे में आप देखिए तो काफी हद तक ओवर वैल्यू हो चुका है, लेकिन जैसे पॉकेट से थोड़े बहुत डिफेंस में एक आध पॉकेट है जो आपको अच्छा देख सकता है। पीएसयू बैंक्स तो आपको वैसे ही बहुत बढ़िया दिखते हैं। सो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पावर प्लेस हो गए, वो भी यूटिलिटीज वगैरह जो है वहाँ पे वो भी अच्छी है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि काफी हद तक हमें कंफर्ट है उस सेक्टर। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपके पोर्टफोलियो में आपने काफ़ी ट्रैवल एंड टूरिज्म पे फोकस किया हुआ है। जूनिपर होटल्स है, इंडिगो है, और काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं इन स्पेस में, इंडिगो में तो खास तौर से। क्या ये यहाँ से भी पैसा बना के देगी, थीम बड़ा पैसा बना के देगी? जी देखिए, जो आपने एयरलाइन की बात की, वहां पे थोड़ा हमें अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके चलते हमें थोड़ा कंफर्ट हमारा कम हो गया है। तो इसलिए शायद वहां पे हमें इतना मूव ज्यादा अभी दिखता नहीं है उधर। पर दूसरा जो आपने बोला टूरिज्म वगैरह में भी एक वहां पे भी सीजनलिटी रहती है थोड़ी बहुत। दो स्टॉक्स जो है, एक आध स्टॉक काफी काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो वहां पे भी हमारा कंफर्ट थोड़ा कम हो गया। लेकिन दूसरे वगैरह स्टॉक जो है वो काफी हमारे हद तक रहे हैं।
ऑब्वियसली जैसे जैसे करेक्शन दिखेगा हम वहां पे ऐड करने की ट्राई करेंगे, लॉन्गर टर्म व्यू तो हमारा पॉजिटिव ही रहा है ये सेक्टर में। और हमें यही लग रहा है कि जैसे हम बोलते रहे हैं कि जैसे ही पर कैपिटल्स बढ़ती है तो ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वहां पे काफी हद तक आता है, पर ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो इसलिए वो दोनों को मैच करने के लिए हम जो करते हैं वो करते रहते हैं। सो ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर दिनशो जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब आज का जो सबसे बड़ा क्यू होने वाला है वो होगा रिलायंस के Q4 नंबर्स। मार्केट आज के बाद आएंगे, तो नीरज जी से जानते हैं कि कैसे रहेंगे रिलायंस के नंबर्स और क्या इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करने के लिए। नीरज जी, तो खैर रिलायंस में नंबर्स से ज़्यादा भी चीज़ें ट्रैक करने के लिए होती हैं, लेकिन प्योरली नंबर्स देखें तो सेक्टोरली और इंडिविजुअल बिजनेस वाइज क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो पहले ओवरऑल Q4 का नंबर जो ओवरऑल हमें दिख रहा है उस पर रेवेन्यू करीब 2,36,000 करोड़ के आसपास आने की संभावना है, जो पिछले क्वार्टर से 5% से ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेजेस के भी आप पोल देखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये नंबर इस लिहाज से आना चाहिए। और एबिटा करीब 42,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा, वहाँ पे भी 4.5-5% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मुनाफा जो है 13% से ज़्यादा बढ़ के 19,000-20,000 करीब पहुँच जाएगा। तो ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स होने वाले हैं एनुअलाइज बेसिस पे। अब इसके जो अलग अलग सेगमेंट हैं, जैसे रिटेल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ईयरली कंपैरिजन आप करेंगे तो रेवेन्यू में करीब 21% की ग्रोथ है, 84-85 हज़ार करोड़ का आने वाला संभावना है। और मार्जिन में स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, 7.1 के सामने 7.3 आने की संभावना है। और एबिटा में भी करीब 24-25% की ग्रोथ है। रिटेल में दो सेगमेंट इनके जो है, जो स्टोर बहुत ज़्यादा खोले हैं इन्होंने, उसका फ़ायदा हुआ है, और ऑनलाइन के थ्रू जो सेल हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो रिटेल तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। जियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आरपू इस बार फ्लैट रहने की संभावना है, क्योंकि कोई टैरिफ हाइक हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन रेवेन्यू में 2.5-3% की बढ़त देखने को मिलेगी। और एबिटा भी लगभग एक जैसा रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में यानी इस बिज़नेस में बहुत कुछ ज़्यादा उथल पुथल हुई नहीं क्वार्टर के दौरान। 48 करोड़ सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं बढ़ के, तो ये एक अच्छा और डेटा का नंबर हमें देखना होगा। तो इस क्वार्टर में सबसे खास बात ये रहने वाली है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि हायर प्राइसेस थे तो मार्जिन आपको अच्छी मिलेगी। पेटकेम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वॉल्यूम के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। और हमें लगता है कि इस बार एक होलिस्टिक पिक्चर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में जो क्रिटिकल गैस सेगमेंट था, जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी बढ़ा के सील किए गए थे, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो नेट तीनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। केवल हमें ये देखना होगा कि जियो में जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, क्या उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट की संभावना है, टैरिफ के बारे में या कोई इंडिकेशन इस तरह से मिलता, क्योंकि पूरे सेक्टर में बात शुरू हो गई है। और डेफिनेटली एनुअलाइज नंबर आएंगे तो डिविडेंड की भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये कितना हो सकता है गेस करना मुश्किल, लेकिन डिविडेंड मिलेगा। ओके, डिविडेंड आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कहना थोड़ा टफ है। और खैर एनीवे आज शाम को पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर, रिलायंस वो कंपनी उस चैनल को ओन करती है। रुचित, वेरी क्विकली रिलायंस पर क्या टेक होगा आपका? स्ट्रक्चर तो ब्रॉडली काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि अगर थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखें तो नवंबर महीने में 100 DMA का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था। उसके बाद अब तक तो एक भी बार वो मूविंग एवरेज सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। लास्ट एक महीने से स्टॉक साइडवेज है, बट कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं देखी गई है। तो 2800 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है मेरे ख्याल से पॉसिबल है वापस से नए हाइस की तरफ रिलायंस अटेम्प्ट कर सकता है। ऑलराइट रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे और नीरज जी स्टूडियो में हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, ओवर टू यू। तो एक मजबूत शुरुआत और बढ़िया एडवांस डिक्लाइन के साथ 1:4, इवन उससे भी थोड़ा ज़्यादा। कोई खास लेवल जो रडार पर रखने आज का लो मेरे ख्याल से, और करीब 22,147 क्लोजिंग लेवल, ये आई थिंक इसके बीच में मिले तो वो बाय जोन है। बाकी 22,120 के करीब का स्टॉप। लेकिन ये है ना कि बड़ी ट्रेड जो थी वो फ्राइडे को थी। आज थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से बस स्पेंड करने का ही दिन है मार्केट में। ओके, तो ये थी आज की बाजारी चर्चा, लेकिन रिजल्ट्स पे नज़र रहेगी और शाम को आप जुड़े रहिएगा आवाज़ के साथ। एक्सक्लूसिवली बहुत सारे डिटेल हम लोग करेंगे रिलायंस के नतीजों के। बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो किसी भी समय आ सकते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए।